राम मनोहर लोहिया कहा करते थे 100 में 60% पिछड़ों को हिस्सा देना चाहिए, वो चाहे राजनीति में हो या फिर संसाधनों की भागीदारी में हो। और इतना ही नहीं, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद भी इसके बड़े पक्षधर थे। उनका तो नारा अलग ही था, उनका था 100 में 90 शोषित और 90 हम। वो ओबीसी के साथ यानी पिछड़ों के साथ दलित और आदिवासियों को भी जोड़ते थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम का भी नारा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप यहीं से आकलन कर सकते हैं। सबका जो निचोड़ है यही आता है कि जिसकी जितनी संख्या ज्यादा उसको उतनी भागीदारी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। और आज एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अश्विनी शाही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रत्नाकर सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर एस के दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रत्नाकर सिंह जी, आपका रुख करेंगे। अब इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, सभी के पास केवल एक ही मुद्दा है, जातिगत जनगणना। अब आने वाले जो 5 राज्य के विधानसभा चुनाव हैं उनमें भी और देश के लोकसभा चुनाव में भी जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाएंगे आप, और इसी मुद्दे के सहारे चुनाव लड़ेंगे। देखिए योगेश जी, ये हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, और हमारे लिए ये समाज के न्याय की लड़ाई है और एक समानता की लड़ाई है। समाज में जिस प्रकार लोगों की संख्या है, उसके आधार पे उनको वो अधिकार मिलने चाहिए जो केंद्र सरकार जो नीतियां बनाती है या राज्य सरकार जो नीतियां बनाती है, और संख्या के आधार पे उन नीतियों को लागू किया जाता है, राज्यों में हो या केंद्र में। तो अगर जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिनकी संख्या के बारे में एग्जैक्ट सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, और उस आंकड़ा को जानने के लिए जातीय जनगणना जो है वो एक आधार है, जिसकी वजह से जो है वहां पे लोगों की संख्या के बारे में इसके पक्षधर तो आप भी नहीं थे ना। 2010 में आप ही की केंद्र में सरकार थी, और जब लालू यादव, शरद यादव, गोपीनाथ मुंडे, ये तमाम नेता थे, जातिगत जनगणना की जब मांग उठा रहे थे तो आप तमाम तरह के तर्क दे रहे थे और जातिगत जनगणना से मुकर रहे थे। लेकिन जब आप पर प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा आपके सहयोगियों का, तो आपने कमेटी भी बनाई, और प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी उसमें जातिगत जनगणना को लेकर के प्रायोरिटी दी गई। जनगणना हुई भी 2011 में, लेकिन उसके बाद जब आप सरकार में थे, आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? 3 साल उसके बाद सरकार में रहे। देखिए योगेश जी, आपके प्रश्न का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों की हितैषी रही है, और राहुल गांधी जी ने अभी कुछ दिन पहले भी अपना स्पष्ट एक क्लियर स्टैंड बताया लोगों को कि हम जातीय जनगणना चाहते हैं, और हमारा यह निश्चय है कि हम जब सरकार में 2024 में आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे, और जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित सवाल तो यही है, ये हमारा सवाल तो यही है। बात पे आ जाता हूं। नहीं, रत्नाकर जी, सवाल है ये आंकड़े। इसके साथ एक और आंकड़ा जोड़ देता हूं, इसके साथ और आपको जवाब देने में आसान हो जाएगी। 2015 में कांग्रेस की सरकार थी, कर्नाटक में जातिगत जनगणना हुई, आंकड़े नहीं जारी किए गए। अब आपकी सरकार फिर से आ गई दोबारा, आप मध्य प्रदेश में ऐलान कर रहे हैं, देश में जातिगत जनगणना का ऐलान कर रहे हैं, कर्नाटक में जारी कर दीजिए प्रभु। निश्चित रूप से जातीय जनगणना जब हमारी सरकार आएगी तो पूरे देश में करा करके, और जातीय जनगणना राज्यों में जातीय सर्वे होता है, जनगणना नहीं होता है, वो केंद्र सरकार की संस्तुति पे जातीय जनगणना होती है। योगेश जी, मैं पहली चीज बता दूं। दूसरी चीज, जहां तक आप कह रहे थे कि हम पक्षधर नहीं थे, लेकिन आपका कहना अगर हम पक्षधर नहीं थे तो हम 2031 के बाद 2011 में जातीय जनगणना हमने कराई थी, क्योंकि हमें लगा कि जातियों की जनगणना अगर नहीं होगी तो उनको सामाजिक न्याय मिल नहीं सकता है, और सामाजिक न्याय मिलने के लिए उनकी जातियों की संख्या के बारे में जानकारी स्पष्टता से होनी चाहिए, ताकि केंद्र सरकार द्वारा कोई भी नीति होती है, या रिजर्वेशन होता है, या फंड एलोकेशन होता है, या आर्थिक सहायता दी जाती है, तो आप संख्या के आधार पे हम
आप सवाल के मूल के मूल से भटक रहे हैं। अब आप समझिए, केवल इतना मैं जानना चाह रहा हूं कि 3 साल आप सरकार में रहे, आंकड़े क्यों नहीं जारी हुए, केवल इतना बताइए, उसके बाद आते हैं। मैं उसी का जवाब देना चाह रहा था। मैं आपके जब प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आप दूसरा प्रश्न ला रहे हैं। हाँ, बोलिए रिपीट कर रहे हैं जी। सुनिए 2011 में हमने जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन उस जनगणना में कुछ सांख्यिक त्रुटियां रह गई थी। अब आप कहेंगे 3 साल तक त्रुटियां क्यों नहीं आपने दूर किया? मानता हूं मैं कि हमने जातीय उन त्रुटियों को नहीं दूर किया, लेकिन फिर भी हम ये चाहते थे, कांग्रेस पार्टी हमेशा से चाहती थी, जिसके लिए जातीय जनगणना भी कराई, कि हमने जब भी एनडीए की सरकार बनी उनके ऊपर भी दबाव बनाया। हम बार बार आग्रह करते थे कि हमारी जो जातीय जनगणना हुई है, जो हमने कराया है, उसकी त्रुटियों को दूर करके अब जातीय जनगणना की सांख्यिकी को आप पब्लिकली पब्लिश करिए, आप उसको दिखाइए, बताइए लोगों को, ताकि लोगों को अपने स्थितियों के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो ये हमने किया है। ठीक। और हम चाहते थे कि एनडीए की सरकार जो है उस जातीय जनगणना को करे, लेकिन इन्होंने कभी भी जातीय जनगणना को समर्थन नहीं किया है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हर जगह इन्होंने विरोध करने का काम किया है। चलिए ठीक है, आ गई आपकी बात। ठीक है। और सुनील शाही जी, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आप पूरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं, और खासतौर पर जब 2 अक्टूबर को बिहार सरकार वो जो सर्वे हुआ उसके जो आंकड़े सामने आए वो देश के सामने रख दिए, उसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी क्या इस मुद्दे को ना निगल पा रही है, ना उगल पा रही है? क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सामने तो एक पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ था। ये भ्रम फैलाने का काम इन लोगों ने कर दिया है। बीच में जातीय सर्वे करा दिया, जो उसका आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट कौन जारी करेगा, उसके सामाजिक सर्वे का रिपोर्ट कौन जारी करेगा, खेत का जो विसंगति है उसको कौन जारी करेगा, क्रीमी लेयर की रिपोर्ट कौन जारी करेगा। ये तो तात्कालिक वोट के लिए इन लोगों ने जारी करके एक भ्रम फैला दिया पूरे देश में, और उसमें यह स्पष्ट पता चल गया कि कितने लोग कहां किसके साथ हैं। आज मैं अभी कहना चाहता हूं कि 14% अगर यादव हैं तो 2% कुर्मी बिरादरी है, तो नीतीश जी को कुर्सी छोड़ना चाहिए, तेजस्वी यादव को तुरंत मुख्यमंत्री की कुर्सी देना चाहिए। उससे भी ज्यादा 17% अगर मुस्लिम है तो किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, वहां पर तो ये काम कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो भ्रम फैलाने की बात है, जैसे ये भ्रम फैला रहे रत्नाकर जी। 3 साल तक आंकड़े जारी नहीं किए, उसके बाद कह रहे हैं कि हमने दबाव बनाया एनडीए सरकार पर। आप अपना काम नहीं करोगे और दबाव बनाओगे दूसरी सरकार पर। चलो भाई, वो भी मान लिया, हम दबाव में नहीं आए आपके। कर्नाटक में तो आपने कराया था, फिर सिद्धारमैया जी आ गए हैं, क्यों नहीं जारी कर दिए भाई? आप ही की सरकार है, आप कर दिए होते। साल भर से कम में बिहार में जारी कर। ठीक है, वो सवाल मैंने पूछा रत्नाकर जी से, लेकिन उसका जवाब हालांकि नहीं आया। केंद्र का उन्होंने जिक्र किया कि उनसे कुछ त्रुटियां रह गई। अब सवाल यहाँ पर आपसे ये, अश्विनी जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है ये पूरी चुनावी रणनीति बना रहा है, वोट बैंक के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो आपके समर्थक दल हैं वो क्यों इसमें समर्थन करते नजर आ रहे हैं? आपके जो मंत्री बने हुए हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो क्यों समर्थन करते नजर आ रहे हैं? यही तो लोकतंत्र है योगेश जी। लोकतंत्र में लोग मांग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, इसीलिए तो हम रोहिणी कमीशन लेकर आए। रोहिणी कमीशन ने सीधा सीधा कहा है कि अगर 2633 जातियां हैं ओबीसी की, जो 27% आरक्षण का, 97 जातियां जो है 10% लाभ उठा रही हैं, 348 जातियां जो है 9% उठा रही हैं, और 1600 कुछ जातियां जो हैं वो 2% उठा रही हैं। हम इस विसंगति की बात करते हैं। और 1000 कुछ जातियां हैं जो कि कोई लाभ ही नहीं ले पा रही हैं। ये तो नहीं, 2600 जो उसमें है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसी मैं भी बात कर रहा हूँ। जो रिपोर्ट आई है उसमें 1000 जातियां लगभग ऐसी हैं कि जो कोई लाभ नहीं ले पा रही हैं, उस रिपोर्ट में सामने आया। मेरे पास उसके आंकड़े हैं। जैसे एक कोरकू है, 102 लोग हैं उस जाति में, बिहार की बात कर रहा हूँ। खतौरी है 1519 है, जजपतिया 93 है, ढेकारू 190 है, धीमर 948 है। इन लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और पिछड़ा और अति पिछड़ा किसने बांटा? लालू प्रसाद यादव जी ने। दलित और महादलित किसने किया? उन्होंने किया। और ये दोनों जो लालू यादव और नीतीश जी जो हैं, ये किसके चेले हैं? जयप्रकाश जी के आंदोलन से पैदा हुए। उन्होंने जाति जोड़ो जनेऊ तोड़ो का जाति तोड़ो जनेऊ तोड़ो का नारा दिया था, और आज उन्हीं की चेले जो है जाति की बात कर रहे हैं। तो क्या रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट आई है
विपक्ष के मंसूबे पर पानी फेरेगी और जो 27% का आरक्षण है उसको 4 भागों में डिवाइड करेगी केंद्र सरकार बहुत जल्द। ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है क्या? ये योगेश जी, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जब सार्वजनिक हो जाएगा तो हम इस विसंगति को दूर करने का काम जरूर करेंगे कि अगर कोई ओबीसी है तो कोई 97 जातियां ही क्यों 10% का लाभ उठाएं, उसमें से जो 1600 कुछ जातियां हैं वो 2% का क्यों उठाएं, तो सब लोग बराबर उठाएं 27% में। हम पहला इस विसंगति को दूर करने की बात करेंगे। दूसरी बात, अगर एक आईएएस अफसर हो गया है, उसका बेटा भी आरक्षण का लाभ ले रहा है, उसका पोता भी ले रहा है, एक व्यापारी है लालू प्रसाद यादव का बेटा भी लेगा, पोता भी लेगा, राबड़ी जी भी लेंगी, और मान लीजिए कि अश्वनी जो है ये किसी जो है तेली जाति में जन्म लिए हैं तो न इनके पिता को मिला और न इनके जो है बेटे को मिल रहा है। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए इस समाज में प्रयास करना चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए जातियों का। क्योंकि आज तो बड़ी स्थिति बिहार में ये थी कि यादव के बाद कुर्मी है, आज पता चल गया कि कुर्मी जो है 2-2.5% है। क्या स्थिति है नीतीश कुमार की? आने वाले दिनों में इससे वर्ग संघर्ष को अगर रोकना है, आगे सामाजिक समरसता को बढ़ाना है, रत्नाकर जी तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना ठीक है। होगा। डॉक्टर जी ठीक है, आ रहे हैं आपका डॉक्टर एस के दुबे जी, आपके नेता की जब रैली थी मध्य प्रदेश में तो हमने उनका जो भाषण था वो सुना, तो बड़े तल्ख लहजे में उन्होंने पहले कहा कि आज तो कांग्रेस भी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर साथ में खड़ी नजर आ रही है। फिर उन्होंने अपने शब्दों को संभाला, आप सुनिएगा अगर आपने ना सुना हो तो। फिर वो शब्द उनको याद आ गया होगा कि अरे हम ये क्या बोल रहे हैं, हम तो इंडिया गठबंधन में हैं। तो ये तल्ख भरी, यानी आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो है कि कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर के साथ नहीं हुआ करती थी, जिस मुद्दे के खिलाफ हुआ करती थी, आज उसी मुद्दे पर साथ खड़ी हुई है और देश भर में उसी मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। वो उसमें नहीं था, ये तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि अगर होता तो आपने ही बोला कि कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया, तुम कर देते तो ठीक। नहीं, देर आए सवेर आए दुरुस्त आए। तो हमारी तो मांग है, देखिए अभी चलो एक बिहार एक एग्जाम्पल हो गया कि आज हमें पता चल गया कि हम कितने परसेंट हैं, कहाँ पे कौन कितने परसेंट है। अभी उसके हिसाब से अगर सरकारें उनके डेवलपमेंट का कार्यक्रम बनाती हैं तो निश्चित तौर पर सभी का वो होगा, डेवलपमेंट सभी का होगा। लेकिन अभी इसमें भी कुछ खामियां हैं, जैसे अभी जो आर्थिक सर्वे था वो शायद अभी तक मीडिया में नहीं आया, तो सरकार ने नहीं दिया कि मीडिया ने इसको नहीं दिखाया, वो भी एक देखने वाली बात है कि आखिरकार वो आर्थिक सर्वे क्यों नहीं। जो संपन्नता है जिसकी, उसको, जो संपन्न नहीं है उसको संपन्न करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए ताकि समाज हमारा एक साथ ग्रोथ करे। अगर हमारा समाज ग्रोथ करेगा तो देश ग्रोथ करेगा और देश का नाम होगा। तो निश्चित तौर पर हम तो इस बात के हमेशा समर्थक रहे हैं और हमेशा विधानसभा में भी मुद्दा उठाया और संसद में भी उठाया कि जातिगत जनगणना कहें या सर्वे कहें, आप जो भी कहें, वो होना चाहिए, उससे सभी का पता चलना चाहिए। और समाजवादी की ये विशेष मांग है कि इसके साथ आर्थिक सर्वे भी होना चाहिए ताकि ये भी पता चले कि किसका समाजवादी पार्टी आज किस नारे के साथ है? राम मनोहर लोहिया के उस नारे की 100 में ओबीसी 60, या फिर जगदेव प्रसाद के 100 में 90 शोषित और 90 हम? किस नारे के आगे लेकर चल रही है? पार्ट की बातें जो है वो ठीक है, लेकिन अभी आज के हालातों को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आज के हालात जो चाहेंगे उसी के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे, उसी के अनुसार प्लान पूरा तैयार किया जाएगा ताकि देश और समाज का डेवलपमेंट हो। और इसमें भी अभी जैसे मुस्लिम समाज है, क्या मुस्लिम समाज में अलग अलग कैटेगरी नहीं है? क्या उसमें भी सर्वे किया है कि कौन सा मुसलमान संपन्न है, कौन सा गरीब है, कौन से मुसलमान की कौन सी परसेंटेज कितनी है? तो लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि चुनाव आया तो जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से आया, ऐसा तो नहीं कि बर्तन में पानी भरकर बच्चे को चांद दिखाने जैसा हो जाए और बच्चा उस चांद से खेलते खेलते सो जाता है। तो वैसे ही जब चुनाव हो जाए तो मुद्दा खत्म, ऐसा तो नहीं। तो ये तो आप देखिए, समाजवादी पार्टी कब से ऐलान कर चुकी, मांग कर चुकी है कि हमें इसको चाहिए। आज ये तो अभी चुनाव आया है और बिहार ने डिक्लेयर किया, तब से तो नहीं किया। समाजवादी पार्टी की ये मांग पुरानी रही है, तो उसमें हमारी मांग तो कल भी थी, आज भी, और आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, जब तक कि ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता है।
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सॉल्व कर देती, चाहे वो कांग्रेस सॉल्व कर देती। अब आगे जो सरकार बनेगी उसमें भी हमारी ये डिमांड रहेगी कि जो भी केंद्र सरकार बने वो इस मुद्दे को सॉल्व करे। ठीक है, आपके ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस जागी, देर से जागी लेकिन ठीक है, जागी तो सही। डॉक्टर अजय तिवारी जी, आपने तीनों राजनीतिक मेहमानों को सुना। अब विपक्ष ने तो ये बड़ा मुद्दा बना ही लिया है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, लेकिन हम अगर पिछड़ों का जिक्र करें, दलितों का जिक्र करें, अति पिछड़ों का जिक्र करें, तो इनके जो मुद्दे हैं वो जातिगत जनगणना के मुद्दे हैं या 2 जून की रोटी के मुद्दे हैं? सबसे हावी बड़ा मुद्दा कौन सा नजर आ रहा है? देखिए, ये मुझे तो नहीं लगता कि ये 2 जून की रोटी का मैटर है। मैंने तीनों लोगों को सुना और बड़ी अच्छी बात है, जाति जनगणना कराना ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जाति जनगणना का मोटो क्या है? क्या ये मोटो है कि सन 1950 से लेकर के 33 साल तक या अब तक कांग्रेस सरकार में रहे लोगों ने आरक्षण के नाम पर लोगों को केवल लड़ाने का काम किया? क्या ये मुद्दा है कि एक कांग्रेस का व्यक्ति कहता है कि 84% हम हैं, अब बाकी जो है नीचे है, तो क्या 84% को अब आप सब कुछ दे देने की कोशिश करेंगे? फिर से समझिए इस देश को, जाति जनगणना करने का मतलब है कि कौन सी जाति कितनी बढ़ रही है, और इसको करके आप उस 1984 के इंदिरा गांधी की बात को भूल गए, नसबंदी को भूल गए, उस हम दो हमारे दो के सिस्टम को भूल गए। यानी कि अब जो जाति जनगणना हुई है, अब सवर्ण कहेगा कि भैया अब हम तो हमारे दो नहीं, हमें तो इनका पीछा करके इनके बराबर पहुंचना है। जो बराबर पहुंचेगा उसे हिस्सेदारी मिलेगी। आदरणीय योगेश जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस जाति जनगणना के जो चर्चा की गई है कि जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। किस चीज की हिस्सेदारी दी जाएगी? क्या उन लोगों से जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़ा व्यापार कर रहे हैं या जो बड़ा टैक्स दे रहे हैं, उनके धन से किसको बांटा जाएगा? शोषित किसको कहना चाहते हैं ये? दुर्बल किसको कहना चाहते हैं? निर्धन किसको कहना चाहते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। अरे निर्धन वो व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, वो जो निर्धन है वो निर्धन है। और जो धर्म, इसमें किसी भी जाति को एसटी कहना, एससी कहना, मानव जाति है। इस मानव जाति को आपने इतना बांट दिया है कि शूद्र कहने के लिए, मुस्लिम कहने के लिए, हरिजन कहने के लिए आपने तो लिस्ट बना दी है। और इतनी लिस्ट बनाई है कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप हरिजन कहोगे तो मुकदमा लग जाएगा, और एक तरफ आप कहते हो कि हरिजन तो इतने हो गए हैं। तो आखिर ये पार्टियां करना क्या चाहती हैं? तो इसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे? एक तरफ जातिवाद प्रथा खत्म करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। बात कह रहा हूँ ना आदरणीय योगेश जी, देखिए इस देश को ना केवल बांटने का काम किया जा रहा है। और आज की डेट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं क्या हो गया योगेश जी? बाहुल्य। बाहुल्य का मतलब हुआ हिंदू बाहुल्य, मुस्लिम बाहुल्य, सिख बाहुल्य, ईसाई बाहुल्य, ठाकुर बाहुल्य, ब्राह्मण बाहुल्य, हरिजन बाहुल्य, यादव बाहुल्य। तो बाहुल्य अगर देखना है तो भारत देश के 80% राज्य में प्रवासी बाहुल्य क्यों नहीं लाते हैं आप? वहां व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश, बिहार से जा करके अन्य राज्यों में काम कर रहा है, वो तो प्रवासी बाहुल्य हो गया। अब आप इसकी गणना करा, हम तो कहते हैं प्रवासियों की गणना कराइए। महाराष्ट्र में 13 करोड़, बंगाल में 9.5 करोड़, आसाम में 8.5 करोड़, गुजरात में 6 करोड़, दिल्ली में 2 करोड़, हरियाणा में 1.5 करोड़, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़, बिहार में 52 लाख। तो वो बाहुल्य तो आप भूल गए, जातियों के बाहुल्य को ले आए। मतलब एक मानव को आपने इस कदर बांटने का प्रयास किया है कि एक कुम्हार, आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है अभी विश्वकर्मा में 17 करोड़ रुपए बांट देंगे। अरे भाई किसके पैसे बांट रहे हैं आप? जिस व्यक्ति को 1950 के बाद से आरक्षण देने का काम किया गया है, असल में उसको आरक्षण मिला है नहीं मिला है इसकी जांच कर नहीं पाए। और आपने यहाँ जातियों को बांट करके आज साबित कर दिया कि आज जो है ओबीसी
पिछड़ा वर्ग ये बोलेगा अरे मेरी संख्या इतनी है तो मेरा मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो अगर मेरा मुख्यमंत्री होना चाहिए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री क्यों बने हैं? नीतीश कुमार तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश भी कहती है कि साहब जाति जनगणना कर लो, अगर वहां जातियां जिसकी ज्यादा होगी तो उसको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। ये सब चीजें बकवास की चीजें हैं। एक जीवन में आज युवा बेरोजगार है, ठीक बात आप कह रहे हैं, युवा बेरोजगार है, महंगाई के मुद्दे हैं, तमाम सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। आदरणीय योगेश जी एक चीज और देखिए। हाँ। अच्छा सच बताइएगा, हाँ। क्या इस देश में जाति लड़ाई करके आप करना क्या चाहते हैं? अरे एक विद्यार्थी दिन रात मेहनत करके 500 नंबर ले आ रहा है, हाँ। फिर भी उसके पिता को कष्ट हो रहा है, और एक विद्यार्थी 200 नंबर ले आ रहा है तो आप कहते हैं साहब इसको आरक्षण के कोटे में डॉक्टर बना दो। और जब डॉक्टर बनाते हैं तो रामविलास पासवान जैसे नेता जो आज हमारे बीच नहीं है, वो हॉस्पिटल में कहते हैं कि साहब ओबीसी का डॉक्टर नहीं होना चाहिए, एससी का डॉक्टर नहीं होना चाहिए। काहे भाई? क्यों? पता है ना कि कोटे से रत्नाकर जी से जवाब ले लेते हैं इसका। ये राजनीतिक लोग तिवारी रत्नाकर क्या क्या करेंगे भगवान जानता है। रत्नाकर जी जवाब लेते हैं। रत्नाकर जी देखिए योगेश जी, तिवारी जी का दर्द मैं समझ सकता हूँ, और ये जातीय जनगणना पे कम और रिजर्वेशन पे ज्यादा इनका दर्द है, वो सब समझ सकते हैं। नहीं तो जाहिर तौर पर आज जातिगत जनगणना की मांग की जा रही, कहा जा रहा है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कल तो आरक्षण को लेकर बनेगा ना। साबित कर दिया कि आरक्षण तक सीमित नहीं रहता। बिहार में जिन ठाकुरों का बोलबाला चलता है सिंह साहब, अरे सिंह साहब को आज आप 2.87% सुन लीजिए। देखिए क्या है योगेश जी, आपने एक प्रश्न पूछा अभी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपने एक प्रश्न पूछा कि ये जो सर्वे आया है उसमें 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये अपने आप में ये बयां करता है कि इस देश में तमाम ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या जो है पता नहीं है, जिसकी वजह से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और लाभ कैसा सिर्फ रिजर्वेशन तक सीमित नहीं रहता है, लाभ बहुत सारी चीजों तक सीमित रहता है। और उन लाभों में सरकारी अनुदान, नीतियां जो बनती है, किस जाति को कितना लाभ होना चाहिए, ये तमाम चीजें हैं जो उन जातियों को मिलना चाहिए जो नहीं मिल पा रही है। उसका कारण सिर्फ यही है कि उन जातियों की संख्या के बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि उन जातियों की कितनी संख्या है। हाँ। और उनको नीतियां जब बने तो अनुदान कितना मिलना चाहिए या उनकी संख्या के अनुसार नीतियां बनना चाहिए जो उनको भविष्य में उनको मुख्य धारा में ला सके। तो इसका एक मूल कारण ये है। और दूसरी चीज तिवारी जी कह रहे थे कि ये हमारे नेता 84% कह रहे हैं, 85% कह रहे हैं, उनकी पूरी बातों को आप जो है बोलिए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि देश में सब मिलाकर के 84% जो है पिछड़ी और दलित जातियां हैं। और अगर आप देखेंगे देश में पूरे 90 सचिव हैं और वो सचिव जो है नीतिगत जो है प्लानिंग करते हैं और फैसले लेते हैं। ठीक है, वो नीतिगत फैसले में ठीक है रत्नाकर जी, वो ओबीसी वर्ग के हैं, रत्नाकर जी आप ओबीसी किसे मानते हैं? अच्छा चलिए, दुर्बल किसे मानते हैं, निर्धन किसे मानते हैं? भाई अब मैंने अपनी बात आपको बीच में टोका नहीं, बहुत जगह। रत्नाकर जी आप सुन लीजिए, ठीक है, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। वही सवाल अश्विनी जी ने उठाया, हालांकि मैंने पहले पूछा था लेकिन फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं। अश्विनी जी के 2-3 बातों पे पॉइंट पे जवाब देना चाहता हूं। हाँ फटाफट दीजिए, उसके बाद आते हैं अश्विनी जी के पास क्योंकि आना है। हाँ देखिए 2 चीज है। हाँ। एक तो ये कह रहे थे कि आर्थिक आधार पे भी आंकड़े जारी करना चाहिए उनको, तमाम क्रीमी लेयर ये सब चीजें बता रहे थे। देखिए आज जरूरत ये है कि जिनको हक नहीं मिल रहा है, जिनको सरकारी जो नीतियां लागू हैं उनको हक नहीं मिल रहा है, सबसे प्राथमिकता उसकी ये है कि उसको उसका हक मिले। और आर्थिक आधार पे भी सर्वे सामने आने वाला है, वो भी पूरा होने वाला है, तो उसके आधार पे भी आगे रणनीति तय होगी। ये आप दिमाग में रखिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये रोहिणी कमीशन की 2 बातें हैं सिर्फ, योगी जी 10 सेकंड लूंगा ज्यादा। रोहिणी कमीशन के बारे में बात कर रहे थे। आज महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? क्योंकि महिलाओं की संख्या के बारे में पता नहीं है, और महिलाओं की संख्या के बारे में पता नहीं, इसलिए आरक्षण लागू नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पे रोहिणी कमीशन को लागू करने की बात कर रहे हैं, जबकि जातियों की संख्या के बारे में पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप एक तरफ उसका विरोध कर रहे हैं और एक तरफ समर्थन कर रहे हैं। मतलब आप
की नीति पता चल रही है। और आप कह रहे राजनीतिक लाभ, अरे भाई प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं। जब आप राष्ट्रपति का चुनाव होते हैं तो आदिवासी आदिवासी चिल्लाते हैं, तमाम जातियों का ढिढोरा पीटते हैं जब वोट चाहिए होता है। आज जब उनको लाभ देने की बात आती है तो उनकी संख्या के बारे में आप जानकारी लेने से का विरोध क्यों करते हैं? ये तो आपका दोगली नीति है ना। ये तो अश्विनी जी जवाब होती है दीजिए, ये। आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूं, वो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तब आदिवासी समुदाय का आप जिक्र करते हैं, और आज पीएम मोदी यही कहते हैं कि अगर जातिगत जनगणना करा के देश को बांटने की बात की जा रही है, समाज को बांटने की बात की जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, अपनी जाति बताने में किसी को कोई शर्म की बात नहीं होती। मैं राजपूत हूं तो कहूंगा, आप ब्राह्मण है तो आप कहेंगे। कई तो ऐसे हैं कि जो कुछ नहीं है वो सब सिंग लगाते हैं। देखिए इसमें हिंदुस्तान में कितनी जातियां हैं जो नकली सियार बने हुए हैं, उनको भी बड़ा मजा आता है सिंग लिखने में। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि गरीबों का देश है ये, गरीबों का की जाति है, कोई नहीं होती है। बड़े व्यवस्था पहले थी, जातियां कहां थी भाई? इतनी जातियां कैसे आ गई? 4 ही वर्ण होते थे, हम लोगों ने तो यही पढ़ा है। दूसरी बात, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं करा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर है। आपको मैं बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति मानता था और मानता हूं, लेकिन एक मूढ़मती आपके नेता हैं, उनकी बात को दोहरा रहे हैं कि 3 सचिव। आप गिनती कर लीजिए, 95 में से जब मंडल कमीशन लागू हुआ, 95 बैच का जो आईएएस है वो आज जो सचिव बनेगा उसकी बात हम कर रहे हैं, बताया कि उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जितनी जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी है उसको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उदाहरण के मार्फत उन्हें समझाया। ठीक है, जरा सुन लीजिए अश्विनी जी, सुन लीजिए रत्नाकर जी, हाँ बोलिए। अब देखिए, मैं जब कहूंगा तो रत्नाकर भाई को बीच में दर्द हो जाता है। नहीं बोलिए, 10 सेकंड में बोलिए अश्विनी जी। थोड़े से दर्द का जो है कोई दवा लीजिए रत्नाकर भाई। हाँ। तो उसमें अगर मान लीजिए कि 95 बैच का कोई आईएएस है, हाँ। वो 2-4 लोग ही पहुंचे हैं सचिव लेवल। ठीक बात, वो सीनियरिटी के आधार पर वो आपके नेता ने सदन में भी जवाब दिया है कि भाई सरकार कांग्रेस की थी उस समय। जी हाँ। तो वो अभी जो है, इसलिए राहुल जी बार बार कह रहे हैं 3 सचिव 3 सचिव 3 सचिव। अच्छी बात है भाई, आप इतनी पीड़ा है, इतना ओबीसी है, महादलित है, आपने क्या क्या किया? आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं जारी किया? हम लोगों ने 10% का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया, आप कर सकते थे पहले ना, नहीं किया। दूसरी चीज, इन्होंने जो अभी महिला आरक्षण की बात की, 10 साल पहले से क्यों राज्यसभा में पास करा कर रख लिया था भाई? अगर पीड़ा थी उनको भी जारी कर दिए होते। और 1931 के बाद 2011 तक का जो सेंसेक्स आया, 11 का सेंसेक्स जो है जातिगत उस पर हुआ था पूरा। और उसको पहले भी आपने सवाल उठाया और आंकड़े जारी नहीं किए गए। 3 साल सरकार में कांग्रेस रही, यूपीए सरकार में रही। ठीक है, मैंने उसका लिया, लेकिन गोल मटोल वही जवाब आ रहे हैं। खैर, अब समय के अभाव के चलते चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा, और आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जातिगत जनगणना को लेकर के देश में एक बार फिर से सियासी रार छिड़ी हुई है। लगातार जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाता विपक्ष नजर आ रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अब संशय में पड़ी हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस जातिगत जनगणना को लेकर के कार्ड किस प्लान से लाती है और कार्ड